जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक गांधी युग के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप यूपीपीसीएस वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे कि मैंने गांधी युग केवल 1917 से लेकर 47 तक डाला है। आखिरकार इससे पहले का जो टाइम था गांधी का, क्या वो गांधी युग में नहीं आता? हाँ, याद रखिएगा, अगर आपसे गांधी युग से प्रश्न बने तो आपको केवल इसी ड्यूरेशन का जो टाइम पीरियड था उसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उसके बारे में लिखना है। इससे पहले जो हुआ वो गांधी जी की पर्सनल लाइफ, इसके बाद जो हुआ वो भी गांधी जी की पर्सनल लाइफ का हिस्सा रहा है। ठीक है ना दोस्तों? लेकिन फिर भी इनकी थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में भी मैंने कुछ चीजें जुटाई हैं, उन पर भी थोड़ा सा हम ध्यान देंगे दोस्तों। तो यहां पर आप देखोगे हम इस छोटी सी वीडियो में पूरे गांधी जी का जो युग है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। आप यहां पर देख रहे होंगे जो गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो पोरबंदर गुजरात में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। अब दोस्तों, जानने को तो यह भी है कि उनके पिता का नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, ये आपको पता है। उनकी माता का नाम पुतलीबाई। फिर 13 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी करा दी गई थी कस्तूरबा गांधी से। फिर उनके बाद उनके 4 बेटे हुए जिनको 2 लाल और 2 दास कहा जाता है। 2 लाल मनीलाल और हरिलाल, ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो। हरिलाल, मनीलाल, दास रामदास, देवदास। और एक जमनालाल बजाज थे, उनको 5वें पुत्र के रूप में गांधी जी का 5वां पुत्र माना जाता था, क्योंकि वह उन्हें अपने बेटे की तरह रखते थे। ठीक है ना? आगे समझ। तो गांधी जी के वैसे कितने पुत्र थे? मेनली 4 थे, लेकिन वह मानते जो जमनालाल बजाज था उसको भी अपने पुत्र की तरह मानते थे, इसलिए जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। तो 5वें पुत्र के रूप में किसे जाना गया? जमनालाल बजाज को। तो आपको यहाँ यह पता चल गया होगा, ये थोड़ी सी उनके पर्सनल के बारे में हो गया। अब आगे देखिएगा। और उसके बाद जब वह 1883 में उनका जन्म हो गया, 1869 में, 1883 में वह गए थे लंदन पढ़ने, वकीलात। आपने देखा होगा जो लॉ अब तो इंडिया में हो रहा है, उस समय क्या है, लंदन की ज्यादा मान्यता थी, इसलिए वह 1883 में लंदन वकीलात पढ़ने गए थे। और जब वह भारत वापस आ गए थे तो फिर वह बाद में 1893 में, भारत आने के बाद 1893 में एक मुस्लिम व्यापारी था, उसका एक केस लड़ने गए थे दक्षिण अफ्रीका 1893 में, 1893 में। वहीं पर आप देखोगे कि जब वह दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए थे, केस लड़े थे, तो वहीं पर उन्होंने एक अपना आंदोलन चलाया था मित्रों, और उसमें स्थापना की थी फिनिक्स फॉर्म की। यानी कि अगर पूछा जाए कि पहला सत्याग्रह या गांधी जी द्वारा पहला आंदोलन चलाया गया वह क्या था, फिनिक्स फॉर्म के रूप में आपका दक्षिण अफ्रीका में चला था। क्वेश्चन बनेगा कि पहला आंदोलन कहां चलाया गया, तो दक्षिण अफ्रीका में चला गया। ठीक है ना? ध्यान आगे दोस्तों। अब आगे देखोगे कि जब वह दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन कर रहे थे तो उनको एक गुरुजी मिले थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। उनका क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया, अगर बच्चे आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो पहले कुछ हमको सीखना पड़ेगा। और उन्होंने उनको एक रस्किन की और टॉल्स्टॉय की 2 किताब दी और उनको पढ़ने के लिए कहा। तो दोस्तों, रस्किन की किताब पढ़ के गांधी जी ने सीखा कि भूख हड़ताल में बहुत दम होता है। अगर तुम भूख हड़ताल करो तो आप बड़ी से बड़ी सरकार को भी हिला सकते हो। वहीं पर जो टॉल्स्टॉय की जो किताब थी उससे गांधी जी ने सीखा कि आंदोलन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप अहिंसा से आंदोलन करिए, हाथ जोड़कर डटे रहिए, आप उससे भी अपनी मनमानी करवा सकते हो। ठीक है ना दोस्तों? तो 2 किताब पढ़ने के लिए कहा, एक रस्किन की किताब, दूसरी टॉल्स्टॉय की किताब। फिर उसके बाद जब ये भारत आने के लिए तैयार हो गए थे, जब गांधी जी भारत आने वाले थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी गांधी जी से कि बच्चे जब तुम भारत जाओ तो वहां पर 1 साल स्टूडेंट की तरह रहना। तो वह 1915 जनवरी 1915 में भारत आए थे और पूरे 1 साल जनवरी 1915 से लेकर जनवरी 1916 तक वह एक स्टूडेंट की, यानी कि स्टूडेंट की भूमिका कैसे, यानी कि तुमको वहां जाके सीखना है,
जो भी मिले, छोटा बड़ा कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, सबसे आपको क्या है, कुछ ना कुछ सीखना है। तो 1 साल उन्होंने भारत आकर अपने जीवन में सीखा और उन्होंने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। और साबरमती आश्रम को बनाने के लिए पैसा किसने दिया? अम्मालाल साराभाई। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यह प्रश्न बनता है कि साबरमती आश्रम जो कि गांधी जी ने बनाया था, उसमें पैसा किसने लगाया था? तो अम्मालाल साराभाई जो थे, उन्होंने साबरमती आश्रम बनाने के लिए पैसा दिया था गांधी जी को। और दोस्तों 1916 में उन्होंने एक कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। आपके वहां पर इनका भक्त मिला था राजकुमार शुक्ल, आपने पढ़ा होगा। तो राजकुमार शुक्ल ने जब यहां पर उनको देखा तो उन्होंने इनसे कहा, गांधी जी से कहा कि आप हमारे चंपारण में आइए, बिहार में आइए और वहां पर हमारे लिए आंदोलन करें, जो 3 कठिया प्रणाली है उसके खिलाफ। पूरा मामला बताया। फिर उसके बाद जो इंडियन हिस्ट्री में जो होता है, जो युग आता है, उसको ही गांधी युग कहते हैं। यानी कि जो 1917 से पहले की जो बात थी, यह सार्वजनिक थी, लेकिन जो इंडियन युग में, जो इंडियन हिस्ट्री है, उसमें जो गांधी युग आता है वो आपका 1917 के बाद आता है। तो दोस्तों 1917 में यह चंपारण गए थे, क्योंकि यहां तो 1916 में तो उन्होंने राजकुमार शुक्ल से कह दिया था, क्योंकि यह तो हमारे गुरुजी का आदेश है कि 1 साल तक हमको विद्यार्थी जीवन जीना है, इसलिए हम अभी आंदोलन नहीं कर सकते। इसलिए वह 1917 में चंपारण गए और उन्होंने भारत में पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह किया। याद रखना, भारत में पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, और जबकि अपने जीवन का पहला आंदोलन तो दक्षिण अफ्रीका में जब फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। ध्यान रखना दोस्तों। तो चंपारण सत्याग्रह में क्या किया था दोस्तों? उन्होंने 3 कठिया पद्धति का निवारण किया था। 3 कठिया जो पद्धति थी उसको समाप्त किया था। ये 3 कठिया पद्धति कैसे होती है? यानी कि 20 कट्ठा कोई खेत है, मान लीजिए 20 कट्ठा, मतलब अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो तो कट्ठा नहीं समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए एक खेत को 20 भागों में बांट दिया जाए, 20 टुकड़े कर दिए जाए, तो उसके 3 टुकड़ों पर केवल नील की खेती होगी। यह अंग्रेजों ने रूल बना रखा था कि जो भी एक 20 भाग का जो खेत है उसके 3 कट्ठे पर क्या होगी? केवल और केवल नील की खेती होगी। और नील की खेती की बुराई यह है दोस्तों कि वह जहां पर नील की खेती होगी वह जमीन बिल्कुल बंजर हो जाती थी, उसके बाद उस पर कोई भी फसल नहीं होती थी। तो इससे भारतीय परेशान थे। तो इस जो प्रणाली है इसको समाप्त करने के लिए चंपारण में 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया और ये 3 कठिया प्रणाली को खत्म किया। वहीं पर 1918 में जो मजदूर थे उनके लिए एक हड़ताल की थी और खेड़ा में सत्याग्रह किया था। ठीक है ना दोस्तों? 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ठीक है ना? और वहीं पर मिल मजदूरों के लिए भी हड़ताल की थी। और 1919 में आ जाता है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या होता है मित्रों? यह एक ना अपील, ना दलील और ना वकील का कानून था। दोस्तों संदेह के आधार पर कोई भी ब्रिटिश पुलिस किसी भी भारतीय को उठा सकती थी और ना उसे अपनी दलील देने का, ना वकील चुनने का, ना कोई अपील करने का उसको अधिकार दिया गया था। जब इसका विद्रोह होने लगा तो दोस्तों फिर सामने आ गया आपका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड। यह तो आपने पढ़ा होगा। इसके बारे में तो आपसे पूछा जाता है। सैकड़ों की हत्याएं हुई थी जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। एक हंसाराम नाम का व्यक्ति था, भारतीय व्यक्ति था, जिसमें जनरल डायर का जिन्होंने साथ दिया था इस जलियांवाले हत्याकांड में। सैकड़ों की मौत हुई। इसके लिए, इसकी जांच के लिए जब सैकड़ों की जब मौत हुई, ये तो पत्रिकाएं बता रही थी कि सैकड़ों की मौत हुई है, लेकिन मृत्यु तो आपकी हजारों में हुई थी मित्रों। और इसी की जांच के लिए एक हंटर आयोग बनाया गया। फिर उसके बाद देखते देखते 1920 में क्या हुआ? गांधी जी ने भारतीयों को एक दिशा दिखाई और उन्होंने कहा कि अगर हम एक आंदोलन को अपनाएंगे, उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के नाम से ही आप समझ रहे होंगे मित्रों, यानी कि आ प्लस सहयोग, यानी कि सहयोग ना करना। अगर हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे तो हमको 1 साल में अपनी आजादी मिल जाएगी। तो लोगों ने क्या किया? इस असहयोग आंदोलन को अपनाया और अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दिया। उनके बाल बनाने छोड़ दिए थे, उनके नाखून काटने छोड़ दिए थे, शू पॉलिश करने छोड़ दिए थे, कपड़े धोने छोड़ दिए थे।
यानी कि उनकी पूरी तरह उनको असहाय कर दिया था, क्योंकि वह सोच रहे थे कि 1921 में तो हमको आजादी मिल ही जाएगी। लेकिन क्या हुआ, 1921 में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो क्या हमारे पास शू पॉलिश कराने आए थे? नहीं। क्या वह हमारे पास नाखून कटवाने आए थे? नहीं। क्या वह कटिंग कराने आए थे? नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आजादी का मकसद था वो तो बिल्कुल पूरा हो ही नहीं पाया। तो गांधी जी ने सोचा, अरे यार हमारी बात तो फेल हो रही है। गांधी जी माइंडेड बहुत थे, ये बात ध्यान रखना। फिर उन्होंने क्या किया, 5 फरवरी 1922 को, ये गांधी जी तो यहाँ पर गुजरात में थे अहमदाबाद में। तो उन्होंने देखा कि चोरी चारा में क्या हुआ, जो असहयोग आंदोलनकारी हैं उन्होंने क्या किया है, पुलिस ने उन पर लाठियां चला दी हैं। और जब पुलिस ने लाठियां उन पर बरसाई तो अपने आप को उनसे बचने के लिए पुलिस ने अपने आप को कैद कर लिया था थानों में। अब वो कह रहे थे कि अब बताओ तुम हमको कैसे मारोगे, हमने तो अपने आप को लॉक कर लिया अंदर से। तो भारतीय भी बड़े चालाक थे, तो भारतीयों ने क्या किया, बाहर से एक ताला लगा दिया कि तुमने अंदर से लॉक किया है, हमने आपको बाहर से लॉक कर दिया है। और मिट्टी का तेल छिड़ककर पूरे थाने में आग लगा दी थी और 1922 में 22 लोगों को जलाकर राख कर दिया था इस चोरी चारा आंदोलन में। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि आखिरकार चोरी चोरा आंदोलन क्या था। आपका 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा आंदोलन हुआ, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को जो असहयोग आंदोलनकारी थे उन्होंने जलाकर भस्म कर दिया था। वहीं पर आप देखोगे 1924 में यहां पर क्या हुआ था, जब यहां पर ये चोरी चोरा आंदोलन ने एक्ट किया था तो जो आपके ब्रिटिश जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने गांधी जी को क्या पकड़ लिया था, हवालात में घेर दिया था। जबकि यह सोचना चाहिए था जो आपका चोरी चोरा हुआ था वो तो उत्तराखंड में हुआ, आपका गौरव उस तरफ उत्तराखंड में हुआ है, और जो गांधी जी थे वो गुजरात में थे। अब बताइए, ये तो उत्तर प्रदेश में हुआ, जो आपका चोरी चोरा है ये तो उत्तर प्रदेश में हुआ और गांधी जी थे आपके गुजरात में। तो बताइए वह सहयोग कैसे करें, वो ये भी तो कह सकते थे यह किसी और ने किया है। लेकिन यहाँ पर ये माइंडेड बहुत थे गांधी जी, ये जेल चले गए और जेल में जाकर क्या करने लगे, नाटक करने लगे बीमारी का। और तभी 1924 में इनको छोड़ दिया गया और जल्दी से 1924 में ही पूरे संसार को दिखाने के लिए, पूरे इंडिया को दिखाने के लिए कि गांधी जी को रिहा कर दिया गया है, जल्दी से बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता कर दी। यानी कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बेलग्राम में 1924 में, उसकी अध्यक्षता करने पहुंच गए। ध्यान रखना, गांधी जी के द्वारा सिर्फ एक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, वो भी बेलग्राम अधिवेशन की। कब की गई थी? 1924 में की गई थी। वहीं पर 1924 में वह जब बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता करके लौटे तो उन्होंने 1924 से 1930 तक उन्होंने केवल समाज सेवी का कार्य किया, जिससे वह लोगों में अपनी इमेज बना सके। क्योंकि यहाँ पर जब वह जेल चले गए थे तो उनकी इमेज थोड़ी सी बिगड़ गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1924 से 1930 के लिए उन्होंने समाज सेवा की। और समाज सेवा किसके संदर्भ में? तो कोरोना से भी भयंकर एक बीमारी थी मित्रों, प्लेग की बीमारी। उस समय उन्होंने, जो लोग प्लेग की बीमारी से जूझ रहे थे, उनके घावों से उनको जो घाव हुए थे उनके घावों को उन्होंने रूअर से पोंछने का काम किया था, वो भी 6 साल का। कोरोना में आपने देखा होगा कि बाप बेटे को छोड़कर चला गया, लेकिन प्लेग जैसी महाबीमारी में बिना कोई मास्क पहने उन्होंने क्या किया, घावों को रूअर से पोंछा था मित्रों। ये थे आपके गांधी जी। वहीं पर 1930 में जब 6 साल बाद उन्होंने क्या किया, दांडी मार्च किया। दांडी मार्च यानी कि जो नमक पर जो टैक्स था उसको हटाने के लिए। याद रखना दोस्तों, यहां पर क्या हुआ था कि दांडी मार्च से पहले उनको एक इरविन जो था, इरविन जो लॉर्ड इरविन था वह मिले थे और उन्होंने उनसे मांग की थी कि हमारी ये कुछ 11-12 शर्त हैं, आप इनको मान लीजिए। जो जरूरत थी उसमें कैदियों को भी छुड़ाने के लिए कहा गया था। तो उन्होंने इरविन ने कहा कोई शर्त नहीं मानी जाएगी, और उन्होंने फटकार कर इस गांधी जी को भगा दिया था। तो गांधी जी ने कहा था, इरविन तो उससे पहले एक रीडिंग भी आया था, उसको पता है आंदोलन की कीमत क्या होती है, हम तुमको भी दिखाएंगे। तो आंदोलन के लिए उन्होंने क्या किया, दांडी मार्च शुरू कर दी। तो दोस्तों याद रखना, ये जो दांडी मार्च थी, यहां आप देखोगे कि मान लीजिए यह अपना भारत है, तो दांडी मार्च यहां दांडी से शुरू हुई थी। और दांडी से जब शुरू हुई थी तो यहां केवल 79 मेंबर्स आपके गांधी जी के साथ थे। लेकिन यहां पर आप दांडी यहां साबरमती से शुरू हुई थी और दांडी पहुंचते पहुंचते लगभग 20,000 जो
जनता थी इनके साथ जुड़ गई थी, 20,000 भीड़। और जब उन्होंने देखा कि 20,000 की भीड़ हमारे साथ है तो इनको वापस घर क्यों जाने दिया जाए, तो उन्होंने वापस घर ना जाने देकर उन्होंने क्या किया, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था मित्रों, कि हाथ जोड़कर कहिए कि जो अंग्रेज कह रहे हैं उसको नहीं मानना, उसके अपोजिट करना है। अंग्रेज कहें कि हमको आप स्कूल नहीं खोलोगे तो उनसे कहिए अंग्रेज भाई साहब हम यहीं पर स्कूल खोलेंगे, हाथ जोड़कर कहिए। तो यह था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंग्रेज कहें आप यहां पर मत बैठिए तो उनसे कहिए माफ कीजिएगा अंग्रेज भाई साहब हम यहीं पर बैठेंगे। यह था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में सुना होगा ना आपने, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था, जब दांडी मार्च आपका खत्म हो गया था। दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था, ठीक है ना। तो उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था यह आपको पता चल गया, ठीक है ना। उसके बाद 1930 में क्या हो रहा था, जो मैकडोनाल्ड, जो लंदन के जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक गोलमेज सम्मेलन रखा। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन क्या होता है, एक गोल डेस्क होती है जिसके एक दूसरे की तरफ लोग मुंह कर कर बैठते हैं और वहां से कोई डिसीजन निकलता है। तो उसका मतलब ये होता है कि जितने भी इस गोल डेस्क पर इंसान बैठे थे उन सबकी जो रजामंदी से यह डिसीजन लिया गया है, वो सब इसके लिए सहमत हैं, एग्री हैं। तो दोस्तों जो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, जबकि मैकडोनाल्ड ने क्या किया था, काफी कुछ सजावट की थी, खाने पीने का इंतजाम किया था, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा चलता फिरता था ना गांधी जी के लिए, भारत का लीडर आ रहा है, तो उन्होंने काफी सजावट की थी। लेकिन उसके बाद वही नहीं पहुंचे। अब आप एक बात बताइए, मोदी जी ये अगर डोनाल्ड ट्रंप को बुलाएं आपके यहाँ पर स्टेडियम में और काफी सजावट करवाएं और डोनाल्ड ट्रंप जी अपनी पत्नी को भेज दें, तो मोदी जी की बेइज्जती होगी या नहीं होगी। यहाँ पर मैकडोनाल्ड की तो काफी बेइज्जती हुई और इन्होंने फोन लगाया अरविंद को, अरविंद वाह गांधी जी काहे नहीं आया वे। तो उन्होंने कहा अरे क्या बताएं सर, ये आंदोलन करके बैठा है, अजीब आदमी है, हमने इसका खूब हाथ पैर जोड़ा, ले आने के लिए तैयार ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कुछ भी करो ये गोलमेज सम्मेलन में आना चाहिए। तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन ये 1931 में हुआ, 1930 में हुआ था, जिसमें यह गए नहीं थे, ठीक है ना, गांधी जी नहीं गए। तो दूसरा जब 1931 में गोलमेज सम्मेलन होने वाला था तो इन्होंने कहा था तू पहले हमारी शर्तवा को नहीं माना था ना रे अरविंद, अब हमारी पहले शर्त को मान, तब हम आपके गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे। तो 1931 में इरविन ने इनकी शर्तों का प्रस्ताव रखा और इनकी शर्तों को माना और गांधी इरविन समझौता हुआ आपका 1931 में। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन में गए थे आपके गांधी जी। दोस्तों इन शर्तों में एक सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये थी कि आप हमारे जो भी कैदी हैं उन सबको छोड़ दीजिए। और इरविन ने क्या लिख दिया था कि जितने भी आपके राजनीतिक कैदी हैं हम उनको छोड़ देंगे। सबसे बड़ी गलती गांधी जी पर यही हुई थी कि उन्होंने सब कैदियों को नहीं कहा था, केवल राजनीतिक कैदियों को ही मामला सिलटा दिया था, जिससे भगत सिंह को फांसी दे दी गई, क्योंकि वह राजनीतिक कैदी नहीं थे। राजनीतिक कैदी का मतलब यानी कि जो आंदोलनकारी होते हैं, जो आंदोलन वगैरह के दौरान पकड़े गए हों, जबकि उन पर तो बम फेंकने का अपराध था, तो उनको फांसी दे दी गई। सबसे अपनी जिंदगी का सबसे जो भी एक कमी जो रह गई थी, जो सबसे गलत डिसीजन जो लिया था गांधी जी ने, बस यही लिया था कि उन्होंने केवल राजनीतिक कैदियों को छुड़वाने के लिए कहा, सब कैदियों को छुड़वाने के लिए नहीं कहा था। वहीं पर आगे जब वह 1931 में गोलमेज सम्मेलन में गए, फिर वापस आ गए थे, फिर 1932 में दोबारा गोलमेज सम्मेलन हुआ और गांधी जब भगत सिंह को फांसी लग गई थी तो वह 1932 के गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे। तो गोलमेज सम्मेलन जब 1932 का जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ मित्रों, तो मैकडोनाल्ड ने आपके जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कहा था कि आपको दलितों के लिए हम अलग से एक जगह दे देंगे, जैसे मुसलमानों के लिए पाकिस्तान मिल रहा था, मुसलमानों के लिए बांग्लादेश का बंटवारा हो गया। तो गांधी जी ने सोचा कि जैसे मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग उठ रही है अलग एक अलग जगह की, उसी प्रकार कहीं ना कहीं अगर दलितों के लिए भी अगर ऐसे मांग उठने लगी तो भारत टूट जाएगा, भारत आधा बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर गांधी जी से उन्होंने कहा कि आपके लिए हम सीट फिक्स कर देते हैं, आपके लिए एक अलग अलग जगहों से आपके लिए कोई रिजर्वेशन कर देते हैं, आरक्षित कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, जो कि आरक्षण आज तक चला आ रहा है,
आप एक जगह जमीन मत लीजिए, पूरे भारत में हम जगह 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 आपके लिए जमीन दे देंगे। तो इससे आपके जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो सहमत हो गए थे और इसी सहमति को कहा गया आपका पूना समझौता। पूना समझौता जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। वहीं पर आपका 1940 में क्या हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था जिसको दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था कि गांधी जी ये कह रहे थे केवल मैं सत्याग्रह करूं ऐसा पॉसिबल नहीं कि इससे भारत देश आजाद हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हर एक इंसान अपना सत्याग्रह चलाएगा, हर एक इंसान अपना आंदोलन चलाएगा। तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ जिसको दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना गया। पहले व्यक्ति जो व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े जवाहरलाल नेहरू और दूसरे व्यक्ति जो व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े विनोबा भावे। याद रखना, पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरे विनोबा भावे। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ जिसको अगस्त की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। और अगस्त की क्रांति के दौरान आपके गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया नजरबंद करके, और फिर उसके बाद उनको 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ, नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो ये पूरे जीवन चरित्र था आपके गांधी जी का। मैं उम्मीद रखता हूं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब जो नाथूराम गोडसे है उसने गोली क्यों मारी ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी आपके लिए। मैं उम्मीद रखता हूं सबको समझ में आया होगा। बहुत ही एक एक पॉइंट में आपके लिए जुटा कर लाया हूं। अगर पीसीएस वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप इतना भी लिख कर आएंगे तो आपको एकदम महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट आप लिख पाओगे और आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। तो दोस्तों ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।